लाइट आ रही है सर। कहाँ आ रही लाइट? चलो देखो, आज नया चैप्टर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ साथ लिखो सभी। सर की दीवार पर गुटका था। हाँ सर की दीवार पर वो कहीं फोड़ गया वो सर वो देखो साइड वो सर दीवार पर गुटका सर देखो गुटका चलो देखो, अब पहले यहाँ समझेंगे पूरा। पेन रखो और यहाँ ध्यान देना ना। चैप्टर नंबर है हमारा, सॉरी हमारा चैप्टर है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये वर्ड का मतलब समझाओ, ये कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? अगर कंसोलिडेटेड का साधारण हिंदी मीनिंग समझावे ना, तो इसका हिंदी मीनिंग ये होता है कि एकीकृत करना, मतलब इकट्ठा करना एक जगह। क्या करना? एक जगह इकट्ठा करना। मतलब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट,
एक ऐसी बैलेंस शीट आ रही है जिसमें किसी और कंपनी की बैलेंस शीट का डाटा भी उसके अंदर क्या है, समझ आई बात, एकीकृत है, कंसोलिडेटेड है, शामिल है। समझ गए आप लोग? तो कंसोलिडेटेड वर्ड का मतलब होता है एकीकृत करना। एकीकृत का मतलब क्या बोला आपको मैंने? एकीकृत का मतलब होता है कि भाई कोई और कंपनी का बैलेंस शीट का डाटा भी उस बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है इसके अंदर। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पहली बात सर क्यों बनानी है? क्या ऐसा कारण है जो दूसरी कंपनी का डाटा भी इसके अंदर क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, शामिल हो रहा है? तो अब है ना, ये रीजन है सर हमारे पास कि कोई एक कंपनी है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एच लिमिटेड। एच लिमिटेड नाम दे दिया। इस एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया दूसरी कंपनी में, और दूसरी कंपनी का नाम क्या है, एस लिमिटेड। तो इस एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है कहां पर, क्यों भाई? और पैसा कमाने के लिए। कंपनी के पास पैसा पड़ा है तो इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट से पता है क्या मतलब है कि उसके शेयर्स परचेज कर लिए। उसके क्या परचेज कर लिए? अगर मैं आपके से शेयर मार्केट की बात करूं तो एक नॉर्मल पर्सन शेयर परचेज करता है, मैं आप कोई भी इंडिविजुअल एक पब्लिक क्या करती है, शेयर परचेज करती है। लेकिन कोई एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी भी किसी कंपनी, दूसरी कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स परचेज कर सकती है। वो भी तो पैसा कमाना चाहेगी ना, तो कोई भी कंपनी भी शेयर क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है। लेकिन हम जो यहाँ कंपनी है एच कंपनी, हमने किसी सामने वाली कंपनी के 50% या उससे ज्यादा के शेयर क्या कर लिए, परचेज कर लिए। तो बताओ राइट्स किसके पास है? कैसे पता चला सर? क्यों मतलब राइट्स क्यों है मेरे पास, बताओ? मोर देन 50% मतलब सबसे ज्यादा राइट्स किसके हैं? मेरे मेरे पास जो भी होगा वो मुझसे छोटा ही होगा। अगर 51% शेयर किसके पास है, मेरे पास है, तो मतलब क्या हुआ, समझ आई बात? भाई 51% है तो उसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि भाई 51% है तो मतलब मेरे पास जितने भी शेयर होल्डर, दूसरा भी अगर शेयर होल्डर होता है ना तो वो भी 49 का ही होगा। तो मेरे से बड़ा हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता। तो बताओ पूरी कंपनी में राइट्स किसको है बोलने के? मेरे को राइट्स है। समझ गए आप लोग? तो इस थोड़ा सा एक ये और हटा देना, 50%, एक मिनट को ये थोड़ी सी लिख देना, मोर देन 50% कर देना, थोड़ा सा करेक्शन कर देना, मोर देन 50%, ठीक है? मोर देन 50% शेयर्स हमने परचेज किए हैं। चलो देखो, तो बताओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब एक कंपनी की बैलेंस शीट में दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट के डाटा को क्या कर दिया जाता है, इन्वॉल्व कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। तो सर क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि एक कंपनी खुद की कंपनी तो है ही, उसके साथ साथ उन्हें किसी और कंपनी में भी 50% से ज्यादा के शेयर क्या कर लिए, परचेज कर लिए। तो बताओ उस कंपनी का 50% से ज्यादा मालिक तो हम है, तो उस कंपनी का प्रॉफिट भी हमारे पास आएगा काफी। समझ आई मतलब? तो ऐसे केस में ही अब मैं आपसे बात करता हूं, किसी कंपनी के 10,000 शेयर है, कितने शेयर है? लेकिन अगर मैंने 4,900 शेयर ही परचेज करे, कितने शेयर परचेज करे? तो 49% ही परचेज करे, तो क्या मैं कंसोलिडेटेड के केस में चला गया क्या? नहीं चलेगा। कंसोलिडेटेड केस के लिए 50% मोर होना चाहिए, 5,000 भी नहीं चलेंगे। 5,000 तो नेट 50% हो गया, तो अगला भी नेट 50% होगा, तो मैं उससे ज्यादा हुआ क्या? क्यों? क्योंकि इक्वल है हम तो फिर मैं कैसे मान लूं कि भाई वो कंपनी की राइट्स किसके हैं, मेरे पास है। लेकिन अगर मैंने 51% शेयर्स क्या कर लिए, परचेस कर लिए, मतलब 5,100 शेयर क्या कर लिए, परचेस कर लिए। 5,100 छोड़ो आप, तो 5,001 शेयर भी क्या कर लिया, उससे मैं ज्यादा हूं ना, बात खत्म। तो फिर मैं क्या कर लूंगा, यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो यहां पे सुनो, अब आए एक बात बताऊं, ये एच लिमिटेड है, पूरी खुद की कंपनी है, इसने किसी और कंपनी के शेयर भी क्या कर लिए, परचेस कर लिए। तो बताओ इसमें बड़ी कंपनी कौन सी हुई, एच लिमिटेड। क्यों? क्योंकि एक तो खुद की तो है ही, दूसरे की भी कंपनी क्या कर ली इसने, 50% से ज्यादा क्या कर ली, खरीद ली। तो बताओ ऑफकोर्स ये बड़ी कंपनी हुई ना। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी हो गई। और एस लिमिटेड मतलब सब्सिडरी कंपनी कौन सी हो गई, छोटी कंपनी हो गई। अरे कौन सी कंपनी हो गई, छोटी कंपनी। अरे वो छोटी ही कंपनी है ना, उसके आधे से ज्यादा शेयर तो किसी और कंपनी के पास पड़े, तो मतलब वो दम रखती है, खुद की कंपनी को भी चला रही है और
दूसरे कंपनी की शेयर को भी क्या कर रही है, परचेस कर रही है। तो बताओ, जो कंपनी किसी और दूसरी कंपनी के शेयर्स को क्या करके लेके आती है, परचेस करके लेके आती है, तो उस कंपनी का नाम होता है होल्डिंग कंपनी। क्या नाम होता है बेटा, होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के शेयर बिकते हैं, जिस कंपनी के शेयर 50% से ज्यादा गए हुए हैं, तो वो कौन सी कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी। समझ गए क्या आप लोग? तो ये होता है होल्डिंग और वो क्या होता है, सब्सिडरी। होल्डिंग का मतलब होता है हिंदी में सूत्रधारी कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है सहायक कंपनी। समझ आई बात आपको? तो चलो बताओ, होल्डिंग कंपनी मतलब क्या होता है, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बोलो, क्या होता है होल्डिंग कंपनी का मतलब? जो कंपनी क्या करती है, तो किसी और कंपनी के शेयर क्या करती है, परचेस कर लेते हैं। वो शेयर कितने ज़्यादा होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। समझ आई बात आपको? तो 50% से भी ज़्यादा के शेयर क्या होने चाहिए, परचेस होने चाहिए, तो ही वो कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी। और होल्डिंग कंपनी ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी। होल्डिंग कंपनी ही क्या बनाएगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्लियर है क्या? और सब्सिडरी कंपनी वो तो कुछ नहीं करेगी सब। समझ आई बात आपको? वो तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से जितना भी हिस्सा इसका होगा वो किसको मिल जाएगा, होल्डिंग को, और बाकी खुद का खुद ही रख लेगी। ठीक है, चलो। हाँ, अब एक ये होल्डिंग परसेंट हो गया, और एक क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर परसेंट। तो उसको क्लियर करते हुए चलते हैं, ध्यान से समझना। सपोज जो एस लिमिटेड है उसके पास टोटल 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, और एट द रेट एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपीज। ठीक है, तो अब देखना आप सभी, तो ये किसके हैं, एस लिमिटेड। ठीक है, होल्डिंग कंपनी धीरे 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 या फिर एक साथ इस कंपनी के शेयर की मालिक हो जाती है टोटल 6,000। अरे कितने की मालिक हो जाती है, 6,000। मतलब इसमें से 6,000 शेयर तो किसके पास पड़े हैं, होल्डिंग कंपनी के। तो होल्डिंग कंपनी ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया ना, यहाँ पैसा क्या किया, तो बताओ इसने कितने रुपए दिए, 60,000, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपए। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर तो बताओ कितने हो गए, 6,000। कि 6,000 शेयर होल्डिंग कंपनी ने किसके खरीद लिए, एस लिमिटेड के खरीद लिए, सब्सिडरी लिमिटेड के खरीद लिए। तो बताओ अब यहां पर हमको क्या निकालना है बेटा, होल्डिंग परसेंटेज। क्या निकालना है हमको, होल्डिंग परसेंटेज। ध्यान रखना, अरे मेरे को एच लिमिटेड बड़ी कंपनी के शेयर से तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं किसके शेयर बिक किसके रहे, आप तो ये बताओ, सब्सिडरी कंपनी के बिक रहे। तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, कितने शेयर बिके, 6,000। मतलब 6,000 एच लिमिटेड ने खरीद लिए। तो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर है कितने, 10,000। तो 6,000 डिवाइड बाय 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 60%। तो 60% की ओनरशिप, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन कौन रखता है, होल्डिंग कंपनी रखती है। तो बाकी का 40% जो कहलाएगा वो कहलाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट परसेंटेज। तो कितना बच गया, रिमेन 40% बच गया। टोटल 100% करना है, जिसमें 60 किसके पास है, आसान सी भाषा में बोलूंगा 60% होल्डिंग के पास है, 40% बाकी पब्लिक के पास है। समझ। अब वो पब्लिक में भले एक ही मालिक क्यों ना हो 40 का, या भाई 50 मालिक हो या 1000 मालिक हो, 60% का मालिक तो मैं क्या हूं, अकेला हूं। अरे समझ आ गई आपको बात, चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई। तो ये कहलाता है होल्डिंग परसेंटेज, और क्या कहलाता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट परसेंटेज। चलो अब यह ध्यान रखो आप सभी, देखो ये चीज क्लियर है ना पूरी। चलो आगे चलते हैं, अब स्टेप्स लिखेंगे, वो स्टेप्स पे ध्यान देना। ये तो उतारना ही नहीं है, अरे ये तो एग्जाम्पल ऐसे ही उतार लेता क्या, तो फिर यही तो है बस। साथ साथ लिखो सभी सभी।
फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस है या करंट बैलेंस? ये तो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग बैलेंस। ये भी बनवाएंगे ना, इसी भी आप इसे ब्लॉक बना के छोड़ देना बस। अगर वो ऐसे भी कंपनी नए शेयर इशू कर देती है और वो आपसे ज़्यादा परचेज कर लेती है, फिर क्या? अगर इसी बीच कंपनी नए शेयर इशू करती है और वो आप जो दूसरी कंपनी है वो आपसे ज़्यादा परचेज कर ले तो फिर तो वो शेयर वो हट जाएगा। कैसा मतलब? एक बार क्वेश्चन बोल वापस।
जैसे वो एक आपने भी 51% आपने भी मतलब शेयर खरीद लिए उसके, टोटल शेयर में से 51% आपने और हमारे भी किसने खरीद लिए? और कंपनी ने, उसी कंपनी ने, सब्सिडी कंपनी ने किसी और ने खरीद लिए, नए शेयर इशू कर दिए। हाँ। तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर की संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, यही कहना चाहता ना। जैसे 10,000 शेयर इशू किए थे, तो भाई आपका ये सवाल है, सवाल सुनना सही। 10,000 आपसे ले लिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई, कंपनी ने और शेयर इशू कर लिए। बिल्कुल। अब यहाँ इनका सवाल है कि 10,000 शेयर तो कंपनी के पहले इशू किए हुए थे, जिसमें से 6,000 शेयर उसने खरीद लिए। तो एट द टाइम तो 60% उसके पास है। अब कंपनी सपोज 10,000 शेयर और क्या कर लेती है इशू, तो अब कितने शेयर हो गए? 20,000। तो अब 20,000 के हिसाब से देखा जाए तो 6,000 हुए। तो ये तो 50% से भी क्या है, तो उस केस में उसका कंसोलिडेटेड के राइट्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन बेटा दिक्कत वाली बात ये है ना, क्योंकि शेयर इशू करने वाली ये खुद ही होगी, क्योंकि राइट्स किसके पास है? 51 और 52% तो राइट किसके पास है? तो इसके साइन बिना तो वो आगे गाड़ी चलेगी नहीं ना, समझे? तो ये तो अपने दम पे इशू करेगी, दिमाग लगाएगी, ऐसा हाथ से नहीं जाने देंगे अपना। लिखो उसको, है ना? ये दोनों माइनस में ही हैं। हरो देखो,
अब फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अगर हमको है ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए ना पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हमारी बैलेंस शीट बनेगी। ये जो सारी स्टेप्स है ना, ये हमारे टोटल अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये हमारा वर्किंग नोट ही है, क्योंकि हमारे से तो वो सीधी लाइन पूछेगा, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए मुझे है ना थोड़ा यहाँ पर डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको पहले ऐसे याद कराता हूँ कि टोटल जो स्टेप्स है वो है 6 स्टेप। कितनी स्टेप है? 6। तो 3 स्टेप तो है छोटी कंपनी की। 3 स्टेप किसकी है? छोटी कंपनी मीन्स कौन सी कंपनी? एस लिमिटेड, यानी जो सब्सिडरी लिमिटेड की कंपनी होगी वो कौन सी कंपनी होगी? छोटी लिमिटेड। दूसरा जो 2 स्टेप है 3 के बाद, जो चौथी और जो 5वीं स्टेप है वो है बड़ी कंपनी की, और उसका नाम क्या है? होल्डिंग कंपनी। समझ आ गई बात? क्या नाम है? होल्डिंग कंपनी। बताओ टोटल अभी 5 स्टेप के बारे में बात करी हमने, तो 3 स्टेप तो किसकी है? छोटी कंपनी की, एस लिमिटेड, और 2 स्टेप किसकी है? एच लिमिटेड, यानी बड़ी कंपनी की। और जो लास्ट 6th स्टेप है ना, वो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की। किसकी है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब बात की बात है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो 5 स्टेप में ध्यान रखना है। किस पे ध्यान रखना है? 5 स्टेप। और छठी स्टेप तो क्या है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। चलो बताओ सबसे पहली स्टेप। अब सबसे पहली स्टेप पर फोकस करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप, करंट ईयर प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? करंट ईयर प्रॉफिट। अरे बोल दिया ना भाई, शुरुआत की 3 स्टेप छोटी कंपनी की है, तो सारा डाटा किसका उठेगा? छोटी कंपनी का उठेगा। बड़ी वाली कंपनी को देखना भी नहीं है आपको, तो छोटी कंपनी का सारा डाटा उठेगा। तो सबसे पहला करंट ईयर का प्रॉफिट के उस छोटी वाली कंपनी ने, एस लिमिटेड ने, सब्सिडी लिमिटेड ने इस करंट ईयर में कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, तो वो क्या कहलाएगा? करंट ईयर प्रॉफिट। उसके लिए क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल माइनस क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। प्लस अगर जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, अगर ट्रांसफर में रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस क्या है? ओपनिंग बैलेंस। तो आपको यहां लिख देनी है वैल्यू। भाई रिजर्व्स होते हैं ना, रिजर्व्स आपके जनरल रिजर्व्स होते हैं जो ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व में या कोई भी रिजर्व में आपने पैसा क्या ट्रांसफर किया है, तो वो ट्रांसफर मनी भी यहाँ क्या कर दी जाएगी? ऐड कर दी जाएगी। तो बताओ सबसे पहली स्टेप क्या है? करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व। और ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस और माइनस ओपनिंग बैलेंस। समझ गए आप लोग? प्रॉफिट का परसेंटेज में होता नहीं है तो? नहीं, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, परसेंटेज में। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है, तभी तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया वो लिखना है आपको। अच्छा हाँ, क्योंकि उसने से प्रॉफिट में से निकाल के तो कहाँ डाल दिया है? रिजर्व में डाल दिया है। तो वो रिजर्व भी वापस क्या कर दो आप लोग? ऐड कर दो। तो ये पहली स्टेप हो गई हमारी करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट का फॉर्मूला, करंट ईयर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो बताओ? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व। बस एक छोटी सी शर्त है सर कि ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए ना क्लोजिंग भी होना चाहिए और ओपनिंग भी होना चाहिए। क्लोजिंग तो होगा ही, क्योंकि बैलेंस शीट में जो डाटा गिवन है वो क्या होता है? क्लोजिंग ही होता है 31 मार्च का। और अगर बेटा ओपनिंग नहीं है, क्या नहीं है, तो आपको ट्रांसफर टू रिजर्व लिखना ही नहीं है। ध्यान रखना, ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए क्या शर्त है? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होनी चाहिए। समझ आई बात? ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होना चाहिए? दोनों चाहिए। तो क्लोजिंग माइनस क्या आएगा? ओपनिंग। क्लियर है क्या आपको? अगर क्लोजिंग तो होगा ही, लेकिन ओपनिंग नहीं है, तो फिर आपको क्या कर देना? ट्रांसफर टू रिजर्व को फोकस ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि वही ओपनिंग है और वही क्या है? क्लोजिंग है। अगर नीचे ओपनिंग नहीं दे रखा है तो मतलब वही ओपनिंग है और वही क्या है? इस साल कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया हमने। समझ गए क्या आप लोग? चलो देखो,
तो करंट ईयर प्रॉफिट में क्या लिख रखा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। इसका तो भले ही क्लोजिंग बैलेंस हो तो भी, एक ही बैलेंस हो तो भी चल जाएगा, अगर इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं हो तो भी चल जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल, और प्लस क्या करोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। लेकिन उसमें शर्त क्या है, ओपनिंग भी होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए, ओपनिंग भी होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो ये पहली स्टेप हो गई। स्टेप नंबर 2, अब ये प्रॉफिट निकाल लिया ना हमने, अब इस प्रॉफिट को स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 टाइम पीरियड है हमारे पास। कितने टाइम पीरियड है, 2। तो वो 2 टाइम पीरियड कैसे हैं, देखो आप सभी, ये मैं एक कोई फाइनेंशियल ईयर ले लेता हूं, 1, 4, 16, ठीक है। और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है 31, 3, 17। अब देखो छोटी कंपनी में ही चल रहे हैं अपन, अभी स्टेप 2 पे चल रहे हैं, बड़ी कंपनी की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अप्रैल हुआ, फिर क्या हुआ, मई हुआ, फिर क्या हुआ, जून, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ जब ये जुलाई में आते हैं ना, जुलाई में 1 जुलाई 2016, तो फिर क्या आता है कि एक कंपनी आती है, क्या आती है, जिसने इस कंपनी के 1 जुलाई 2016 को 50% से भी ज़्यादा शेयर्स क्या कर लिए, परचेस कर लिए, ऑनरशिप हासिल कर ली। मतलब इसने, होल्डिंग कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कब किया, 1 जुलाई 2016 को। तो बताओ अब इसका जो टाइम पीरियड है, सुनना, यहां से मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो कंपनी अकेली थी, वो कंपनी क्या थी, तो यहां लिखता हूं ना मैं, देखो यहां लाइन आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी। तो बताओ इससे पहले का जो टाइम है ना बेटा, तो वो कहलाता है आपका प्री पीरियड। क्या कहलाएगा, प्री पीरियड। अरे क्लियर है क्या आपको? और जहां से उसने इन्वेस्टमेंट किया, वहां से जो डेट है वो क्या कहलाएगी, पोस्ट पीरियड कहलाएगी। अरे समझ गया क्या आप लोग? ध्यान रखना, डेट 1/7/2016 को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से पहले वाला टाइम क्या कहलाएगा, प्री पीरियड, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वाला टाइम क्या कहलाएगा, पोस्ट पीरियड। तो आपका जो ये प्रॉफिट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये प्री पीरियड कितने टाइम पीरियड का है, कितने मंथ का है, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का है। तो 3/12 तो कहाँ चल जाएगा, प्री प्रॉफिट में, और 9/12 कहाँ चल जाएगा, इसका मतलब तो ये 3/12 वाला जो प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, एस लिमिटेड का। लेकिन यहां से अब जो पोस्ट प्रॉफिट है वो किसका है, एस का भी है और एच का भी है। अरे क्लियर देखिए आपको, क्यों, क्योंकि यहां से उसने ओनरशिप हासिल कर ली, यहां से उसने क्या कर ली, ओनरशिप, और फिर इसके बाद से तो पूरा का पूरा ही पोस्ट आएगा, उसके बाद से तो क्या आएगा, पूरा साल ही क्या होगा, वो तो पोस्ट होगा ना। ये तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है यहाँ पर डायरेक्ट ही। तो चलो अब आप लोग क्या ध्यान रखो, अरे ये चीज क्लियर है क्या, चलो इसको बना लेना आप है ना बाद में। अब स्टेप नंबर 3 बताओ, टोटल कितनी स्टेप पड़ी अपन ने, 2। पहली स्टेप करंट ईयर प्रॉफिट, बताओ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व। शर्त क्या है, ओपनिंग भी होना चाहिए, क्लोजिंग तो हो गई, ओपनिंग भी, और ओपनिंग नहीं होता है तो नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि इस साल कुछ ट्रांसफर ही नहीं किया, क्योंकि वही क्लोजिंग हो गया और वही आपके लिए क्या हो गया, क्लियर है क्या आपको? बताओ स्टेप नंबर 2 क्या है, अब जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्री और पोस्ट में। प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड मींस इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो प्री, और पोस्ट इन्वेस्टमेंट करने के बाद का पूरी ऑल लाइफ तक क्या है, पोस्ट पीरियड ही हो गया। समझ गए आप लोग? तो ये प्रॉफिट की जो भी वैल्यू है, तो 3/12 में तो प्री में चल जाएगी, और 9/12 में कहाँ चल जाएगी, पोस्ट में चल जाएगी। क्लियर है क्या आपको? स्टेप नंबर 3। अभी भी छोटी कंपनी की, सारी कंपनी किसकी बात चल रही है, छोटी कंपनी की। तो स्टेप नंबर 3 में नेटवर्थ, तो नेटवर्थ का थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लोगे, शेयर कैपिटल। क्या लेना है,
अब 4 आइटम ऐड हो गए। 4 आइटम ऐड बताओ। P&L का ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, समझ आई बात को। P&L का ओपनिंग बैलेंस और रिजर्व का भी क्या है, ओपनिंग बैलेंस। और फिर रिवोल्यूशन प्रॉफिट, सॉरी प्री प्रॉफिट, ये रहा सर, प्री प्रॉफिट निकाल के रखा ना आपने, क्योंकि प्री प्रॉफिट पूरा किसका है, छोटी वाली कंपनी का है। अरे समझ आई बात को, तो प्री प्रॉफिट पूरा उतर जाएगा यहाँ पर। और क्या आ जाएगा इसके अंदर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये रीवैल्यूएशन समझते हो क्या होता है? असेट्स और लायबिलिटी का क्या होता था, जब नया पार्टनर एडमिशन लेता था तो वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था कि असेट्स और लायबिलिटी को आज की नई वैल्यू पे लेके आते थे। तो नई वैल्यू पे लेके आने से या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, समझ आई? तो अगर फायदा होता तो ऐड हो जाएगा, और बेटा लॉस होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और एक चीज और क्या माइनस हो जाएगी, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जो रियलाइजेबल नहीं है, ऐसी संपत्तियां जिनको बेचने से अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ आई बात? जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बस ध्यान रखना, इसका मतलब ये होता है। चलो बताओ स्टेप नंबर 3, नेटवर्थ। सर नेटवर्थ, शेयर कैपिटल, P&L का ओपनिंग, रिजर्व का ओपनिंग, प्री प्रॉफिट और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, और माइनस रिवोल्यूशन का लॉस और फिक्टिशियस असेट्स। बताओ शाबाश, बताओ कितनी स्टेप पड़ी? 3। पहला करंट ईयर प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व। शर्त ओपनिंग होना चाहिए, नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इस साल कुछ ट्रांसफर किया ही नहीं अपन ने, तो जो क्लोजिंग है वही क्या है, ओपनिंग। अरे क्लियर है क्या आपको? स्टेप नंबर 2, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड, ताकि उसके थ्रू क्या निकल जाएगा, प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। तो प्री पीरियड मींस बिफोर इन्वेस्टमेंट और पोस्ट पीरियड मींस आफ्टर इन्वेस्टमेंट, समझ आई बात? और जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो प्री पीरियड मंथ के अकॉर्डिंग और पोस्ट पीरियड मंथ के अकॉर्डिंग इन दोनों के प्रॉफिट में आपस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है क्या? स्टेप नंबर 3, नेटवर्थ फॉर्मूला, शेयर कैपिटल प्लस P&L का ओपनिंग, रिजर्व का ओपनिंग, प्री प्रॉफिट और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और माइनस रिवोल्यूशन का लॉस और माइनस फिक्टिशियस असेट्स। अरे क्लियर है क्या बेटा? तीनों स्टेप। इसमें अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू लिख दी जाएगी, क्योंकि वो अकाउंट तो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो उसका जो प्रॉफिट है ना, वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में क्या कर ले, उसके लिए बनाया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन है इसका, अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल है ना बेटा? क्लियर है क्या आपको ये चीज? चलो भाई मजा आ रहा है पढ़ने में, कंसोलिडेट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रही है सारी बातें। चलो नेक्स्ट आ जाओ। स्टेप नंबर 4 और 5 कौन सी कंपनी की है? बड़ी कंपनी। अब छोटी कंपनी को साइड में रख दो साहब, भाई तुम्हारा हिसाब होगा, चुपचाप बैठे रहो। अब कौन हिसाब करेगा? बड़ी कंपनी अपना हिस्सा लेके आएगी। बड़ी कंपनी चौथी और 5वीं स्टेप में सिर्फ हिस्से है बड़ी कंपनी के। अरे सिर्फ क्या है? हिस्से, ध्यान रखना। तो स्टेप नंबर 4 को पढ़ने से पहले मैं सिंपल सी बात करता हूं। अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, मेरी सैलरी कितने है? 10,000। और अगर मैंने मंथली कहीं और से मेरे पास किराया भी आता है, मैंने कोई एक जगह मेरी खुद की खरीदी हुई है और मैंने उसको किराए पे दे रखा है और उसका किराया आता है 3,000, तो बताओ मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए? मेरा मेन इनकम सोर्स क्या है? 10,000 सैलरी, और 3,000 तो क्या है? साइड बिजनेस। कैसा आया वो? किराए पे। और कैसा आया किराया? मैंने उसको पहले खरीदा होगा, इन्वेस्ट किया होगा वहां पैसा, समझ आई बात को? तो बताओ मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए? 13। तो 13,000 कौन से हैं? 10,000 तो मेरे खुद के, मेरी मेहनत के, और 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की वजह मुझे क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। तो बेटा देखो, खुद ही देखो, यही पता चल जाएगा आपको कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या है? P&L। तो इसमें बड़ी कंपनी का प्रॉफिट तो है ही, खुद का प्रॉफिट तो पूरा लेगा। और शेयर इन क्या लिख रखा है कि यहां से जो यहां तक का प्रॉफिट है, यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट है उसमें इसका हिस्सा है ना, उसमें भी इसका हिस्सा मिल जाएगा इसको। तो वो क्या कहलाएगा? शेयर इन क्या कहलाएगा? पोस्ट प्रॉफिट। अरे कुछ समझ में आ रही है क्या आपको बात? कि भाई यहाँ सपोज यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट हुआ, मैं मान लेता हूं यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट हुआ 12,000। कितने का प्रॉफिट हुआ? 12,000। और यहां से लेकर यहां तक का, चलो जो अपन को प्री से मतलब ही नहीं है,
तो 12,000, अब तो 12,000 का प्रॉफिट ये सब्सिडरी का भी है और होल्डिंग का भी है। तो होल्डिंग अपना हिस्सा ले जाएगा नहीं ले जाएगा? अरे होल्डिंग अपना हिस्सा ले जाएगा ना। तो सपोज होल्डिंग का हिस्सा 80% है, होल्डिंग का हिस्सा कितना है? तो बताओ 12,000 का 80% कितना हो गया? 9,600। अरे 12,000 का 80% कितना हो गया? 9,600। तो बताओ अब ये कंसोलिडेटेड P&L का मतलब क्या हो गया कि होल्डिंग कंपनी खुद का प्रॉफिट तो ले रही है और प्लस सब्सिडरी लिमिटेड का भी प्रॉफिट अपना, सब्सिडरी लिमिटेड की कंपनी में भी अपना प्रॉफिट का हिस्सा क्या कर रही है? वो ले रही है। समझ आएगी बात? मेरा एग्जांपल क्या हुआ बताओ? मैंने एग्जांपल क्या बोला आपको कि 10,000 की सैलरी आ रही है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, मेरा खुद का प्रॉफिट पूरा बताओ, प्लस शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट 3,000 में से 3,000 क्या आ रहा है मेरा? समझ आई बात आपको? तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि होल्डिंग कंपनी का टोटल अर्न किया हुआ प्रॉफिट, जिसमें से एक तो खुद ने खुद से कमाया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, और क्या किया छोटी दूसरी जहां कंपनी में इन्वेस्ट किया था ना उसमें अपना हिस्सा भी लेकर आ गई। क्लियर है क्या वो? तो स्टेप नंबर 4 क्या हुई? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के होल्डिंग कंपनी देखना चाहेगा कि इस साल इसने पूरा अर्न कितना किया, तो खुद से अर्न किया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L और दूसरी कंपनी से भी अपना हिस्सा लेके आ गई। क्लियर है क्या? अरे भाई आपकी भी फैमिली है ना, तो पापा अपनी से जहाँ काम करते हैं तो वो इनकम है, और भी तो कहीं और से क्या आता है, तो सब जोड़ते नहीं जोड़ते हाँ भाई टोटल कितना होगा, तो वो कहलाता है कंसोलिडेटेड P&L। क्लियर है क्या आपको ये चीज? चलो स्टेप नंबर 5 बताओ। गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो इसको इन्वेस्टमेंट करने से मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो सुनना, तो एक बार ये छोटी सी चीज लिखनी, पहले साथ साथ लिखो, हाथों हाथ पेन लो और साथ साथ लिखो उसको। यहां लिखता हूं प्लस गुडविल और करके है माइनस कैपिटल रिजर्व, प्लस गुडविल और करके है माइनस कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट एट क्या है? कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और उसके अंदर से माइनस क्या कर दोगे आप? शेयर इन नेटवर्थ। ये बेटा नेटवर्थ है ना अपनी, क्या ये नेटवर्थ? तो नेटवर्थ में अपना हिस्सा निकाल के यहाँ लिख दिया जाएगा। जैसे 80% है ना, तो जो भी नेटवर्थ आएगा उसका 80%, एग्जांपल लिया 80% हमने ना, तो 80% यहाँ लिख दिया जाएगा। और अगर प्लस में आंसर आता है तो किस नाम से जाएगा, और माइनस में आंसर आता है तो किस नाम से जाएगा? अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज? चलो ठीक है। तो लास्ट में जो 6th स्टेप है वो क्या है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो बताओ, पहले बात तो बताओ किस किस का आपने 80% लिया? एक तो पोस्ट प्रॉफिट का, और एक किसका लिया? नेटवर्क। यही काम लिया ना। अरे भाई होल्डिंग कंपनी ने अपना हिस्सा सब्सिडरी कंपनी से कहां से उठाया? एक तो पोस्ट प्रॉफिट से उठाया, और एक कहां से उठाया? नेटवर्क से। तो बाकी का 20% माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में चले जाएगा। देखो ये पोस्ट प्रॉफिट का कुछ परसेंट तो ये लेके चले गई, जो बचेगा वो कहाँ चले जाएगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में। नेटवर्थ का कुछ परसेंटेज कौन ले गई? होल्डिंग कंपनी ले गई, तो जो बचेगा वो 20% कौन ले जाएगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट क्या होगा बताओ? शेयर इन नेटवर्थ। और प्लस क्या करोगे इसके अंदर? शेयर इन। और ये कौन सा वाला है जो रिमेनिंग बचा हुआ है? जो बचा हुआ है वो 20% वो इधर यहाँ चले जाएगा। चलो लास्ट बार फटाफट रिकॉल करते हैं। बताओ फिर आज की क्लास ओवर है ना, इसकी बैलेंस शीट एक कल बनाएंगे अपन, और फिर एक कल क्वेश्चन भी करेंगे हाथों हाथ। चलो बताओ सबसे पहले स्टेप कैसे निकलता है? क्लोजिंग बैलेंस P&L और माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L प्लस शर्त ओपनिंग होना चाहिए, नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। क्यों? ट्रांसफर ही नहीं किया, और क्लास क्योंकि क्लोजिंग को ही क्या मान लिया अपन ने? दूसरा काम प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। लेकिन इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। बताओ इन्वेस्टमेंट से पहले प्री और इन्वेस्टमेंट के बाद पोस्ट। अरे कंसेप्ट समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 3 नेटवर्थ शेयर कैपिटल
P&L का ओपनिंग, रिजर्व का ओपनिंग, प्री प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, लॉस होता है तो माइनस। क्लियर है क्या आपको? माइनस। चलो आगे बोलो। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको क्या बोला कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, बड़ी कंपनियां खुद ने कितना कमाया और सामने वाले से कितना लेके आया, शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट। और फिर नेक्स्ट बताओ, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एट पोस्ट माइनस शेयर इन नेटवर्क, प्लस में आंसर आता है तो गुडविल, माइनस में आंसर आता है तो, समझ आई बात आपको? चलो इसका रीजन मैं आपको सीधा क्वेश्चन में समझाऊंगा। लास्ट बोलो, इसमें क्या आता है जो रिमेनिंग बचा हुआ है? तो शेयर इन नेटवर्थ और प्लस शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट। क्लियर है क्या आपको? चलो थैंक यू, आज की क्लास बहुत